समय आएगा जब मनोज बाजपेयी या दूसरा कोई प्रतियोगी रामधारी सिंह दिनकर की कविता का पाठ करेगा और ये रश्मि रथी का वो अंश पढ़ेगा, क्योंकि इसमें ये पूरी जो ये घटना है, ये जब कृष्ण जाते हैं कौरवों के पास ये प्रस्ताव लेकर के कि भाई आप जो है जो भी रखना है रखो, हमको 5 गांव दे दो। और फिर कौरव उस वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जो दूत आया है कृष्ण, इसी को बांध लो, इसी को अब ये सब इसी को अपने पास रख लो, फिर पांडव क्या कर पाएंगे। वहाँ पर कृष्ण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, भगवान के रूप में विशालकाय, एक ऐसा विशालकाय रूप वो लेते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी सभा कौरवों की दंग रह जाती है। और वहाँ पर वो अपना असली रूप दिखाते हैं कि उनको बांधना मुश्किल नहीं, अति मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है कि उसको कैसे बांध सकें। और वहाँ पर कृष्ण भगवान ने उनको चेतावनी दी थी युद्ध की। तो ये एक ऐसी कविता है जो कि मेरे अपने संघर्ष के दिनों में भी मैं इसके पाठ करता रहता था और इससे इंस्पिरेशन लेता रहता था, ताकि जीवन में मैं आगे बढ़ता रहूं। सारी मुश्किलों के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद जीवन मुझे आगे लेके चलता जाए, मैं बढ़ता चलूं, मैं कहीं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूं। तो ये कविता मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक संगी साथी रहा है मेरा ये। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय राजनीति और भारतीय कविता के संबंध का सबसे अप्रतिम उदाहरण है। उनकी आलोचकीय व्याख्या तो हिंदी के आप्त आलोचक कर चुके हैं, लगातार करते रहे हैं, और उनकी चेतना की कविता भारतीय जनमानस में, विशेष रूप से जो जागृत जनमानस है, जो विमर्श में आता है, जो बात करता है, उसके पास सुरक्षित है। शायद जो हिंदी की मुख्यधारा के कुछ अंतिम कवि हैं जनमानस द्वारा दोहराए जाने वाले, वो उनमें से उनका नाम है। आज भी आपको चौराहे पर, आज भी आपको खेतों की मेंढ पर संघर्ष करते हुए, भूमि अवाप्ति के विरुद्ध संघर्ष करते हुए किसानों और बांधों के विरोध में खड़े हुए आदिवासी, जंगल की लूट के खिलाफ खड़े हुए वन बंधुओं के मुख पर उनका नारा मिल जाएगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 2 बातें बहुत सम्मोहित करती हैं। एक तो किसी कवि का एक नियत ध्रुव होता है चेतना का। हर कवि का, छोटा मोटा कवि, मुझ जैसा सामान्य कवि भी है, तो उसका एक भावुक ध्रुव है प्रेम का, जहाँ अलगाव की, समर्पण की, विभिन्न इंगितों की, छुअनों की कविताएं हैं और उसी के आसपास का परिदृश्य है। बीच बीच में वो थोड़ा भ्रमण करने के लिए जाता है आंदोलन की तरफ, और राजनीति ने अगर कुछ हर्ट किया हो तो उसकी तरफ। दिनकर ऐसे बहुत ही गिने चुने विश्व कवियों में हैं जो विपरीत ध्रुवों की व्याख्या और विपरीत ध्रुवों की संवेदना को संपूर्ण आस्था और चेतना के साथ उकेर देते हैं। 1947, अब इस बात को भी 5, 7, 8 साल होने आए, तब जो देश की हालत थी उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता है, समर शेष है। समर माने युद्ध। जो इतने सालों का युद्ध चल रहा था उसको हम भूल भाल के आज़ादी मिलने के बाद में एक शांति का दौर आना चाहिए था, एक सेलिब्रेशन का दौर आना चाहिए था, एक मतलब इस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी कि भाई देश आज़ाद हो जाएगा, देश हमारा हो जाएगा, देश में खुशहाली आ जाएगी। कहाँ थी? 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन के ऊंचे भाव या तन की शक्ति अजय अपार। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। नमस्कार, मैं केवी स्टूडियो पटना से उत्कर्ष आनंद भारत। अभी मैं दिनकर पुस्तक केंद्र में हूँ, जो दिनकर गोलंबर के पास स्थित है, और मेरे साथ दिनकर जी के पोते अरविंद कुमार सिंह दिनकर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सर, हम आपसे दिनकर जी कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं उनकी जो परिचयात्मक पंक्तियाँ हैं कुछ रखना चाहूँगा। जी। एक तो ये कि तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा,
अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। क्या बात। तो आज जो हम आपने ये एक सारस्वत बोध में जो सहभागिता है आपकी, और जिस तरह से हम याद करने बैठे तो उनकी बहुत सी पंक्तियाँ उमड़ घुमड़ रही हैं दिमाग में। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। और उसके पहले आलोक धनवा की पंक्तियाँ हैं, ज्योतिर्धर कवि में ज्वलित सौर मंडल का, मेरा शिखंड अरुणाभ किरीट अनल का, रथ में प्रकाश के अशुजते हैं मेरे, किरणों में उज्जवल गीत बुथे हैं मेरे। तो ये उनका एक परिचय है जो उन्होंने समय समय पर दिया है, जिसमें उनका ओजस्वी और वीरोचित स्वरूप जो है वो प्रकट होता है। एक पंक्ति याद आई, आप परिचय की पंक्ति से बोल रहे थे। दिनकर जी ने परिचय नाम से एक कविता भी लिखी है। हाँ। सलिल कण हूँ या पारावार, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ, मेरा परिचय मेरी मिट्टी कहेगी, दफन जिसमें हुआ 100 बार हूँ। तो चाचा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप दिनकर जी की गोद में खेले भी हैं, दिनकर जी लिखे हैं अपने स्मृतियों में, तो आप बताइए कि क्या उसमें आपकी स्मृतियाँ हैं? अब उनकी स्मृतियों में अवगाहन करना लगता है कि स्वर्गिक बोध पैदा करता है मन में। वो ऐसे क्षण जो आते हैं वो मेरे लिए सबसे सुखद क्षण है, जब मैं उनकी स्मृतियों को मेरे मस्तिष्क में आती हूँ। कई यादों के चिराग रोशन हैं, ये तेरी याद है या गुलशन है। तो ये एक बाग है लगता है समूचा, जिसमें उनकी खुशबू जगह जगह बिखर जाती है जब उनको स्मरण करिए। तो मुझे जैसा याद आता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, बहुत अल्पायु में हो गया था, और बाबा का ऐसा अपार स्नेह मिला कि मेरे बचपन में कभी मुझे ये बोध नहीं हुआ कि मेरे पिता नहीं हैं। हमें लगता था कि, और ये शायद समझ में नहीं आता होगा कि उनकी क्षति या उनके रिश्तेदारी में या पिता के तौर पे वो उनका नहीं होना क्या होता है, कितना ये मार्मिक दुख है जो अंदर है। लेकिन ये कभी बोध ही नहीं हुआ उनके रहते हुए, बाबा के रहते हुए। अजीब तरह से लगता है कि इतने विशाल, इतने व्यक्तित्व के स्वामी, इतना महान व्यक्तित्व, दुनिया की तमाम चीज़ों में जो पढ़ते लिखते रहते हो, वो ऐसा अवकाश कैसे निकाल पाते थे कि बच्चों से भी ऐसा तादात्म्य और तारतम्यता होता था उनका, बच्चों को अपार स्नेह मिलता था। मुझे एक बार याद है कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के, और मैं हमेशा खाने पीने में परहेज करता था, खाना नहीं चाहता था, और मैं बड़ा कृशकाय था, बहुत दुबला पतला था, और उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मैं इतना दुबला हूँ। तो वो ये कहते थे कि इसको जो अच्छा लगे वही दो खाने के लिए। और कई बार ऐसा होता था कि रसगुल्ला मंगा के देते थे कि रसगुल्ला ही खाओ, कुछ नहीं, और मैं उसके प्रति भी मेरी कोई खास अभिरुचि नहीं होती थी। वो बचपन के दिन थे, पता नहीं क्यों ऐसा था। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर बैठ के उन्होंने कहा था कि आम खाते हुए कहा था, आम खाकर पी लो दूध, मीठे मीठे हैं अमरूद। क्या बात। तो ऐसे कुछ क्षणिकाएँ भी वो बोलते रहते थे, और स्फुट पंक्तियाँ उनके मुख से निकलती रहती थी, और उनका अपार स्नेह पूरे परिवार को मिला। पता नहीं ऐसा वात्सल्य किसी को मिला हो या न मिला हो, इतने बड़े व्यक्तित्व के छत्र छाया में रहते हुए, और ऐसा वात्सल्य हुए, ऐसा संबंध, इतना स्नेह, अद्भुत लगता है। सोचते हैं तो लगता है कैसे वो इस तरह से जुड़ पाते थे पूरे परिवार से, कैसे अवकाश, नौकरियां की, 10 बेटियों की शादी की, 10 लड़कियों की, तमाम तरह की जिम्मेवारियां थी, दिन 62 पुस्तकें लिखी, दिन भर पढ़ते रहना, दुनिया के
पारंपरिक और अधुनातन साहित्य को मांझ के रख दिया, अपने अंदर पचा लिया। चाहे वो हमारा जो है हमारे देश का साहित्य हो या कि दुनिया के स्तर पे रूसी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, चेक, तमाम तरह की चीज़ों को पढ़ा। शुद्ध कविता की खोज अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कविता के क्षेत्र में जो क्रांतियाँ हुई हैं या जो परिवर्तन हुए हैं जी दुनिया के स्तर पे, उसको उन्होंने किस सिलसिले से सिलसिलेवार तरीके से रखा है, इतने रोचक तरीके से कि पढ़ के दंग हो जाना पड़ता है कि इतनी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कोई व्यक्ति और वो स्मृति में कैसे रहे, ये तो विलक्षण गुण है। सर चाचा जी, इस दिनकर पुस्तक केंद्र के पीछे एक घर है जिसको दिनकर भवन के नाम से हम लोग जानते हैं। चाचा जी, इस घर को दिनकर जी ने बनवाया था शायद, या क्या है इसका? ये सब कुछ तो उन्हीं का किया हुआ है। जी जी मेरे पिताजी स्वर्गीय राम सेवक सिंह जी 50 के दशक में जी रामदयालु सिंह कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता हुआ करते थे, और उसके बाद बाबा ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम इसमें एक पुस्तकों, यहाँ तो तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है, वेतन उस समय बहुत कम था, और अब तो व्याख्याता जो होते हैं उनका वेतन भी अच्छा होता है, स्टेटस भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन तो वो कहते थे कि तुम प्रकाशन का काम करो और मेरी किताबों का प्रकाशन शुरू करो। तो मेरे पिताजी ने उद्याचल का प्रकाशन शुरू किया था, और उसी दौरान ये मकान बना। और भाई स्वामित्व तो मेरे बाबा ही का था, उन्हीं की छत्र छाया में सब कुछ होता था, लेकिन करने वाले परिवार के लोग होते थे। इस तरह की चीज़ें, बौद्धिक चीज़ों में बाबा ही अग्रणी होते थे, लेकिन ज़्यादा दूसरी चीज़ों में उनका दिशा निर्देश भी होता था और सहयोग भी होता था, लेकिन करते परिवार के लोग थे। उद्याचल नाम से शायद एक और घर भी है। हाँ, वो मेरे पिताजी का जब निधन हो गया जी तो उद्याचल जो प्रकाशन था वो मेरे चाचा जी देखने लग गए, जी और इसी वजह से उद्याचल प्रकाशन से ही उसका आशय। उद्याचल स्थापित किया हुआ मेरे पिताजी का था, स्वर्गीय राम सेवक सिंह जी का। तो अभी उद्याचल जो प्रकाशन है उसकी मतलब क्या स्थिति है? उद्याचल प्रकाशन अब तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, उद्याचल की ओर से किताबें जो उनके नाम से हैं, अब किताबों का बंटवारा हो गया था, वो उन्होंने एक वसीयतनामा लिखा था जिसका प्रोबेट हमने हासिल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें थोड़ा वाद विवाद रहा, 12 वर्षों तक बहुत परेशानी रही, लेकिन अंततः उस बिल को, जो कि उनका हैंड रिटन बिल था, जी जी वो सही तौर पे आका गया और उसकी प्रतिष्ठा हुई और मेरी जीत हुई कहीं ना कहीं से। तो वो जो है वो बिल उसके आधार पे किताबों का बंटवारा था। उसमें बहुत सी किताबें दूसरे लोगों के नाम से है और काफ़ी कुछ किताबें मेरे नाम से हैं। 33-34 किताबें मेरे नाम से हैं। फिर बाद के दौर में उनके देहावसान के बाद कन्हैयालाल फूलफगर थे, जो मेरे लिए बड़े पूजनीय हैं। उन्होंने दिनकर जी पे ऐसा अद्भुत काम किया कि उनसे जुड़ी हुई तमाम सामग्रियों को इकट्ठा किया और शेष निशेष संपादन किया। अब उसमें उसका जो नया संस्करण आया उसमें मैंने अपने तरफ से कुछ जोड़ा है, अपनी भूमिका दी है। उसका भी प्रकाशनाधिकार फूलफगर जी मुझे दे गए थे। उससे संबंधित पत्र मेरे पास है, मतलब उससे संबंधित जो वैधानिक डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है। उसमें एक संसद में दिनकर और आप दोनों ने मिलकर शायद उसका संपादन किया। हाँ, संसद में दिनकर, वो शेष निशेष के अंतर्गत ये भाषण भी आते थे, तो मैंने भाषण खंड को अलग कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि ज़्यादा महंगी किताब, मोटी किताब लें, और उसकी दिलचस्पी अगर संसद में दिनकर से ही है कि संसद में उन्होंने क्या भाषण दिए होंगे, तो आप इसका मूल्य कम हो जाएगा, तो आप वही खरीदिए, इसलिए उसको बाइफरकेट कर दिया। तो अभी उद्याचल प्रकाशन शायद लोक भारती के अंदर में ही आ गया है शायद।
मुझे इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, ये वो देखते हैं और वो नहीं, क्योंकि जब भी जाते हैं लोक भारती लोक भारत नहीं, उसमें किताबों में जो छपा हुआ है शायद ये है उद्याचल प्रकाशन की ओर से लोक भारती प्रकाशन। जी ये कुछ लिखा है। तो चला जी, फिर एक फुट दिनकर जी की कोई रश्मि रति से कुछ पंक्तियाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। रश्मि रति तो लोगों की ज़ुबान पे है, हर व्यक्ति रश्मि रति पढ़ता है। जी जी। और अद्भुत ग्रंथ है वो तो। मेरे ख्याल से जैसे रामायण है या हनुमान चालीसा है उस तरह प्रचलित हो जाए और उस तरह से लोग उसका पाठ करते हैं बहुत। लेकिन उसके प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक उनके दूसरे तरह की कविता रखना चाहता हूँ। ये गान बहुत रोए, ये गान बहुत रोए, बिजली बन घन में रोज हंसा करते हो, फूलों में बनकर गंध बसा करते हो, नीलिमा नहीं सारा तन ढक पाती है, तारा पथ में पगज्योति झलक जाती है, हर तरफ चमकता यह जो रूप तुम्हारा, रह उठता जगमगा जगत यह सारा, इनको समेट मन में लाकर ये गान बहुत रोए। जिस पथ पर से रथ कभी निकल जाता है, कहते हैं उस पर दीपक बल जाता है, मैं देख रहा अपनी ऊंचाई पर से, तुम किसी रोज तो गुजरे नहीं इधर से, अंधियारे में स्वर्गथा टेरते फिरते, कोने कोने में तुम्हें हेरते फिरते, पर कहीं नहीं तुमको पाकर ये गान बहुत हुए। तो कब तक बरसेगी ज्योति बार कर मुझको, निकलेगा रथ किस रोज पार कर मुझको, किस रोज लिए प्रज्वलित बाण आओगे, खींचते हृदय पर रेख निकल जाओगे, यह सोच विरह में अकुला कर ये गान बहुत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। अच्छा, हालांकि मेरा उसमें उन्होंने ये छूट उनको दी है कि जो भी किताब आपको पसंद आ जाए, ज़्यादा पसंद हो, वो एक किताब रख लें और दूसरी किताब हमको दे दें, लेकिन ऐसा अभी तक किया नहीं गया है, तो उनके बिल में जो दिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी सीमा पर जा कर के दिनकर जी की कविता पढ़ते हैं, तो चाचा जी पहले तो उसकी भी कुछ पंक्ति सुना दीजिए और वो बताइए कि सरकार के तरफ से दिनकर जी को लेकर के किस तरह का काम अभी सरकार कर रही है, दिनकर जी के साहित्य को सहेजने का या दिनकर जी के घर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का या उनके स्मृतियों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अब दिनकर जी के संदर्भ में जो उन्होंने काव्य पंक्ति बोली थी वो थी, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी भारी, छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पंक्ति, और प्रधानमंत्री जी दिनकर जी से काफ़ी प्रभावित दिखते हैं, कई बार वो दिनकर जी की पंक्तियाँ कोट करते हैं। जी, आपको एक सुखद आश्चर्य होगा कि दिनकर जी जैसे गांव के लोगों के लिए और शहर के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पठनीय हैं और पढ़े जाते हैं जिस तरह से, उस तरह से कई बार देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने उनको जगह जगह उद्धृत किया है। एक शिवानी जी का कोई पत्र मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने दिनकर जी को लिखा था कि इंदिरा जी विदेश गई थी तो वहाँ उन्होंने दिनकर जी की पंक्ति उद्धृत की थी। और राजीव गांधी जब नेपाल गए तो वहाँ पे उन्होंने मेरे नगपति मेरे विशाल का उल्लेख किया था। तो ये एक तरह से पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे और उनसे जब बाबा का सरोकार भी बहुत अच्छा था, तो जब पीवी वहाँ मुख्यमंत्री बने थे आंध्र में, तो बाबा ने कहा कि लगता है मैं ही मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि दिनकर जी आप ही मुख्यमंत्री हुए हैं। तो इस तरह से वो तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो ये हमारे यहाँ जो राजनीति में जो लोग हैं उनकी भी साहित्यिक अभिरुचियाँ रही हैं और उसको वो जो है वो समय समय पर प्रकट होती हैं। क्या आप दूसरा सवाल क्या कह रहे थे? धरोहर सरकार की, देखिए
अब हमारे दिमाग में जो विज़न है वो, क्योंकि हम दिन रात उनको जीते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से उनसे जुड़ी चेतना ही ज़्यादा बनी रहती है, तो हमारी अपेक्षाएं हो सकता है ज़्यादा हो और उनके लिए जो कुछ भी किया जाए वो कम ही होगा। एक रेलवे मंत्री जो थे, पीयूष गोयल जी से पहले जो थे रेलवे मंत्री, उनका नाम विस्मृत हो रहा है, मुझे भी याद ध्यान नहीं है। तो वो उन्होंने कहा था कि बनारस से लेके दिल्ली तक एक ट्रेन चलेगी जिसका नाम रश्मि रथी एक्सप्रेस होगा, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, अभी तक उस घोषणा पे अमल नहीं हुआ है। फिर आज से 40 वर्ष पहले जगन्नाथ मिश्रा थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था 6 विश्वविद्यालयों में, बिहार के उस समय 6 ही विश्वविद्यालय थे, तो 6 विश्वविद्यालयों में दिनकर पीठ की स्थापना होगी, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात कि जैसे ये जगन्नाथ जी का था, और अभी विवेक ठाकुर जी के संदर्भ में पढ़ा कि डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के सुयोग्य पुत्र विवेक ठाकुर साहब जो हैं सांसद हैं, वो नितिन गडकरी साहब से मिले थे और नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि अगर बिहार सरकार यह प्रस्ताव दे तो हम इसको तत्काल तौर पे प्रभावी कर देंगे कि मोकामा वाला जो पुल है, सेतु जो है, उसका नाम दिनकर सेतु पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें, लेकिन अब कार्यान्वयन क्यों नहीं होता है, इस पे थोड़ा ताज्जुब होता है। ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी कि बेगूसराय के कुछ जो बड़े मेधावी छात्र हैं और उन लोगों ने ये मांग की थी कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन ये भी अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, कई चीज़ें हुई हैं, जैसे आदमकद मूर्ति यहाँ पे है, कई जगह लोगों ने अपने उद्योग से, अपनी कोशिशों के द्वारा उनकी मूर्तियाँ बैठाई हैं, या कई ये भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे दिनकर जो है उनकी प्रासंगिकता और बढ़ती चली जाएगी और लोगों को अपने अंदर उदात्त भावों को बचाए रखने के लिए दिनकर को पढ़ने की ज़रूरत होगी, अपने चरित्र निर्माण के लिए, अपने उज्जवल चरित्र के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी सोच को विस्तारित करने के लिए। दादा जी, फेसबुक पर एक पेज चलता है दिनकर पुस्तकालय के नाम से बेगूसराय में, उसके बारे में जानकारी दीजिए। दिनकर पुस्तकालय जो है, दिनकर जी से जुड़ी संस्था जो है उसके द्वारा संचालित है, और ये मेरे ख्याल से 80 के दशक में या 80-85 के दशक में हम लोगों ने एक ये योजना बनाई थी कि इस तरह का गांव के लोगों की ये मांग थी कि दिनकर पुस्तकालय यहाँ खोला जाए, तो हम लोगों ने एक योजना बनाई और उसके तहत दिनकर पुस्तकालय की स्थापना हुई, और उसमें परिवार के लोगों ने ज़मीन जो है वो अपने तरफ से उपलब्ध कराई, जो हमारी निजी ज़मीन थी, उस पर आज दिनकर पुस्तकालय चल रहा है और वो संस्था के द्वारा संचालित है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कई लोग उसको सहयोग भी करते हैं और कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। और जैसे एक संस्था मेरी भी है जो मैं उसका प्रबंध न्यासी हूँ, दिनकर संस्कृति संगम न्यास। तो इससे भरसक में कोशिश ये होती है मेरी कि साल में 2 आयोजन उसके तहत हों, और एक किताब उसके तहत अभी प्रकाशित होने जा रही है। तो कुछ बौद्धिक गतिविधियाँ, उनसे जुड़ी हुई बौद्धिक गतिविधियाँ होती रहती हैं उसके तहत। कभी मैंने एक बड़ा विराट कवि सम्मेलन भी किया था, जिसमें कई नामी कवि आए थे उस संस्था में के द्वारा, जिसमें ओम प्रकाश आदित्य जी आए थे, नीरज जी आए थे, गोपाल दास नीरज जी, सुरेंद्र शर्मा जी आए थे, मुनव्वर राणा जी आए थे, सरिता शर्मा जी आई थी, ये बुद्धिनाथ मिश्र आए थे, सत्यनारायण जी आए थे, और रविंद्र राजहंस आए थे, और मतलब 11 राष्ट्रीय स्तर के कवि
आए थे और इसके मेमोरियल में एक बड़ा आयोजन हुआ था। चाचा जी से आग्रह हुआ कि दिनकर जी की हैंडराइटिंग में अगर कुछ दिखा दें तो बहुत शानदार रहेगा। कैमरामैन से आग्रह है कि वो थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक करके इस किताब पर ले आएँ। ये दिनकर जी की हैंडराइटिंग है। एक पेज और पेज। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। हम अब अपने इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहेंगे और अपनी 4 पंक्तियों से पूज्य दिनकर जी को प्रणाम करते हुए विदा लेंगे आपसे कि पौरुष का ज्वाल जगाने वाले मानवता के उच्च शिखर, तुमसे माँ हिंदी शोभित है, नमामि दिनकर नमामि दिनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई, बहुत अच्छी पंक्तियाँ आपने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।